जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनु और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। तो दोस्तों कुछ दिन पहले जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन का जिक्र किया गया, तो उसके बाद से ही कौन से एयरक्राफ्ट इस टेंडर के तहत इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदा जा सकता है उसे लेकर लंबा चर्चा हो रहा है। इवन दोस्तों इस चर्चा में कई तरीके के एयरक्राफ्टों के संभावनाओं का जिक्र किया गया, जिनमें एयरबस के F400M एटलस एयरक्राफ्ट से शुरू करके एम्पेरियर के C390 मिलेनियम, इवन अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन के C130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट तक का चर्चा हुआ। पर दोस्तों इस चर्चा में एक एयरक्राफ्ट को सभी को ही भूल गया, और दोस्तों वो एयरक्राफ्ट है जापान की तरफ से बनाया हुआ कावासाकी C2 एयरक्राफ्ट। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जापान के कावासाकी C2 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है। बेसिकली दोस्तों जापान के अगर कावासाकी C2 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये जापान के सेल्फ डिफेंस एयरफोर्स के लिए बनाया हुआ एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और इन एयरक्राफ्टों को कावासाकी C1 के बाद ही जापान की तरफ से बनाया गया। और बेसिकली इन एयरक्राफ्टों का रोल होगा जापानीज एयरफोर्स से कावासाकी C1 को रिप्लेस करना। कावासाकी C2 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये भी एक मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में आता है, जो मैक्सिमम 37 टन के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हाई जी लिमिट में ये केवल मात्र 32 टन के पेलोड को लेकर ही उड़ान भर सकता है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के रूप में जिन एयरक्राफ्टों को खरीदने का जिक्र किया गया उसका पेलोड क्षमता तो 18 से 30 टन के दरमियान होना चाहिए, लेकिन ये कावासाकी C2 एयरक्राफ्ट तो करीबन 32 से 37 टन के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। तो कैसे ये इस टेंडर में फिट होगा? तो दोस्तों अगर ये एयरक्राफ्ट इस टेंडर में फिट नहीं हो सकता है तो एक तरीके से एयरबस F400M एयरक्राफ्ट भी इस टेंडर में फिट नहीं हो सकता, क्योंकि एयरबस F400M के भी मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 37 टन के आसपास है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर में अगर F400M का चर्चा हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कावासाकी C2 का भी चर्चा होना चाहिए। हालांकि जब से जापान के द्वारा अपने हथियारों को अन्य देशों को एक्सपोर्ट करने का बात कहा गया और जापान की तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस नीति को बदल के एक तरीके से डिफेंस रिलेशनशिप को अन्य देशों के साथ मजबूत करने का जिक्र किया गया है, तब से तो इसका चर्चा और अधिक होना चाहिए। दोस्तों देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान के अंदर एक ऐसा नियम को बनाया गया था जिसके अंतर्गत जापान किसी भी तरीके से ऑफेंसिव रूप में आगे नहीं बढ़ सकता था और अपने द्वारा डेवलप किया हुआ हथियारों को किसी अन्य देश को बेच नहीं सकता था। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जापान इवन अपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को भी उस तरीके से नहीं बना सकता था जो कि ऑफेंसिव रोल के लिए हो, और केवल मात्र जापान के पास सेना डिफेंसिव रोल के लिए ही रहना था। और इसी कारण जापानीज एयरफोर्स को जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स और जापानीज नेवी को जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और आर्मी को जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स कहा जाता है। हालांकि इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से चाइना अपने एग्रेसिव नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहा है और चाइना के ये जो एग्रेशन है इसे देखते हुए अब जापान की तरफ से मजबूरन अपने पुराने नियमों को बदल के सभी रणनीतियों को बदला जा रहा है। और दोस्तों जापान की तरफ से अपने रणनीति को बदलते हुए जो नया रणनीति को अपनाया जा रहा है उसमें महत्वपूर्ण देश खास करके साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का बात कहा गया है। इवन जापान भारत के साथ भी अपने डिफेंस रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहता है और जापान की तरफ से भारत को एक बहुत ही बड़े एलाई के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि अपने नियमों को बदलने का बात करने के साथ साथ जापान की तरफ से बनाए हुए अपने हथियारों को भी अन्य देशों को खास करके भारत जैसे देशों को बेचने का जिक्र किया गया। ऐसे हथियारों में जापान की तरफ से अपने द्वारा बनाया हुआ एयरक्राफ्ट से शुरू करके टैंक, मिसाइल से शुरू करके और भी कई तरीके के टेक्नोलॉजी को बेचने का बात कहा गया। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से अगर भारत की तरफ से कोई नया टेंडर जारी किया गया है तो यहाँ पे जापान का भी चर्चा करना चाहिए। अब दोस्तों चलिए थोड़ा जानते हैं कि जापान की जो कावासाकी C2 एयरक्राफ्ट है ये किस तरीके का एयरक्राफ्ट है और कैसे ये भारत का आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। बेसिकली दोस्तों कावासाकी C2 एयरक्राफ्टों को मिड साइज के ट्विन टर्बोफैन इंजन एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, जो लॉन्ग रेंज में और हाई स्पीड में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के काम को अंजाम दे सकता है। मतलब ये एयरक्राफ्ट भी पॉपुलर वाले इंजनों के जगह में C390 मिलेनियम के जैसे 2 जेट इंजनों से लैस है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को कावासाकी एरोस्पेस कंपनी की तरफ से बनाया गया है और एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट आज से 13 साल पहले मतलब 26 जनवरी 2010 को हुआ था। 30 जून 2016 में इन एयरक्राफ्टों को जापान के बेड़े में शामिल किया गया और दोस्तों जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स की तरफ से ही केवल मात्र इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऐसे 15 एयरक्राफ्टों को जापान निर्माण कर चुका है, जबकि ऐसे टोटल 22 एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का प्लान है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे फ्लाई करने के लिए 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें एक पायलट, एक को पायलट और एक लोडर मास्टर होते हैं। एयरक्राफ्टों के कैपेसिटी प्लस 2.5 G के लिमिट में करीबन 32 टन प्लस 2.25 G के लोड में 36 टन और करीबन मैक्सिमम पेलोड क्षमता इसका 37.6 टन के आसपास है। हालांकि इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट है ये कई तरीके के अन्य पेलोड्स को भी कैरी कर सकता है, जिनमें US-60 AJ जैसे हेलीकॉप्टर और जापान के द्वारा बनाया हुआ कॉम्बैट व्हीकल तक शामिल है। एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 43.9 मीटर मतलब 144 फीट के आसपास है, जबकि इसका विंग स्पैन 44.4
मीटर मतलब 145 फीट 8 इंच के आसपास है और इसका हाइट करीबन 14.2 मीटर मतलब 46 फीट 7 इंच है। एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट 69,000 किलोग्राम मतलब 69 टन के आसपास है, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 1,41,400 किलोग्राम के आसपास है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में जो दो इंजन का इस्तेमाल किया गया है वो असल में जनरल इलेक्ट्रिक के CF680 C2K1A टर्बोफैन इंजन है और दोस्तों इनमें से हर एक इंजन करीबन 265.7 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम स्पीड करीबन 920 किलोमीटर पर आवर मतलब मार्क 0.82 है। वहीं पे इसका क्रूजर स्पीड करीबन 890 किलोमीटर पर आवर मतलब मार्क 0.8 के आसपास है। जबकि एयरक्राफ्ट के अगर रेंज को देखा जाए तो ये 20 से 22 टन के पेलोड में करीबन 7,600 किलोमीटर के रेंज तक काम कर सकता है, जबकि पेलोड अगर 30 से 33 टन तक हो तो 5,700 किलोमीटर के रेंज तक ये काम कर सकेगा और पेलोड अगर मैक्सिमम हो मतलब 35 से लेकर 37 टन तक हो तो ये 4,500 किलोमीटर के रेंज में मैक्सिमम काम कर सकता है। पर इसका लगातार उड़ान भरने का क्षमता करीबन 9,800 किलोमीटर है और इसके सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 13,100 मीटर मतलब 43,000 फीट के आसपास है। वहीं पे दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का दूसरा सबसे बड़ा खास बात यह है कि ये काफी छोटा रनवे के ऊपर से टेक ऑफ कर सकता है और इसे टेक ऑफ करने के लिए केवल मात्र 500 मीटर का रनवे का आवश्यकता होता है। अब दोस्तों इसके रेंज, इसके ऑल्टीट्यूड और इसके रफ्तार को अगर देखा जाए तो ये सभी मामले में इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खाली इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ इस कंपटीशन में जो अन्य एयरक्राफ्ट है उससे भी हराना आवश्यक है। फिलहाल दोस्तों जापान के इस एयरक्राफ्ट के अगर रफ्तार को देखा जाए तो ये मिलेनियम एयरक्राफ्टों के रफ्तार के मुकाबले में अधिक है, जो कि अब तक बाकी 3 एयरक्राफ्ट मतलब मिलेनियम, एटलस और सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्टों में सबसे अधिक रफ्तार वाला एयरक्राफ्ट था। जबकि सबसे अधिक रेंज वाले एयरक्राफ्ट के रूप में A400M एटलस एयरक्राफ्टों को देखा जा रहा था, तो वहीं पे कावासाकी C2 एयरक्राफ्ट एटलस एयरक्राफ्टों के मुकाबले में भी अधिक रेंज का है। अब दोस्तों रेंज और रफ्तार के मामले में तो ये आगे है ही, साथ में सबसे अधिक पेलोड वाले एयरक्राफ्ट के रूप में अब तक A400M एयरक्राफ्टों को ही देखा जा रहा था, जो कि अनप्रिपेयर्ड इवन सेमी प्रिपेयर्ड एयरफील्ड के ऊपर भी काम कर सकता है। इवन काफी छोटे आकार के रनवे के ऊपर से भी ये टेक ऑफ करने में सक्षम था, लेकिन इन सभी मामलों में अब कावासाकी C2 इन एयरक्राफ्टों से आगे है। दोस्तों कावासाकी C2 एटलस एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीबन 600 किलोग्राम अधिक पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है, जबकि छोटे आकार के रनवे के ऊपर लैंड करने का इसका जो क्षमता है वो भी एटलस एयरक्राफ्ट और मिलेनियम एयरक्राफ्टों के ही जैसा है। अब दोस्तों जापान और भारत के बीच का जो रिश्ता है ये डील में और भी प्रमुख भूमिका निभा सकेगा। हालांकि दोस्तों डील को आगे बढ़ाने के लिए जापान को अपने ऑफर को काफी फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, जैसे कि मिलेनियम एयरक्राफ्टों को भारत में बनाने को लेके एम्बेरियर कंपनी जिस तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बातचीत कर रहा है, तो वहीं पे एयरबस कंपनी तो ऑलरेडी अपने एयरक्राफ्टों को भारत में बना रहा है और एक तरीके से अमेरिका भी अपने एयरक्राफ्टों को भारत में बनाने को लेके तैयार हो रहा है। और जापान को केवल मात्र अपने शक्तिशाली एयरक्राफ्ट को लेकर टेंडर में उतारना ही नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्टों के कीमत को भी फ्लेक्सिबल रखना होगा और एयरक्राफ्टों के मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के भी ऑफर को भारत के सामने रखना पड़ेगा, तभी जापान इस टेंडर में जीत सकेगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के जो बढ़ते हुए एग्रेशन है उसे देखते हुए जापान जिस तरीके से अन्य देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि जापान के लिए डिफेंस डीलों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कीमत कम करना कोई बड़ा बात नहीं होना चाहिए। और जापान अगर चाइना को काउंटर करना चाहता है तो भारत जैसे देशों के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, इसमें ये सभी फैक्टर काफी छोटा फैक्टर होगा। और दोस्तों जो सबसे बड़ा फैक्टर था मतलब जापान के इंटरनल लॉज, उसे तो ऑलरेडी जापान की तरफ से बदल दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।